मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में आज कोरोना से निपटने की तैयारियों के सिलसिले में मॉक ड्रिल की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट्स, वेंटिलेटर्स, लॉजिस्टिक्स और इंसानी वसाइल पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। कोविड के लिए मुख्तलिफ सहूलियात की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के मुख्तलिफ अस्पतालों में मॉक ड्रिल अंजाम दी जा रही है। कुछ अस्पतालों में आज पहले ही मॉक ड्रिल हो चुकी है और कुछ में अब भी जारी है। तो आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल अस्पतालों में जारी है। कोविड से लड़ने के लिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। हमारे हॉस्पिटल्स मुल्क भर में, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, कितने तैयार है कोविड के केसेस से निपटने के लिए, क्योंकि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF7 जो कि चाइना में काफ़ी हंगामा मचा चुका है, जापान में उसके केसेस देखे जा रहे हैं, USA में उसके केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये वेरिएंट बहुत ही कंटेजियस है, इन्फेक्शस है, फैलता है तेज़ी से। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इसकी सिवियरिटी ज़्यादा नहीं है। जो केसेस इस वेरिएंट के ज़्यादातर 98% सामने आ रहे हैं वो माइल्ड केसेस है। उसमें भी जो 1% है वो सीरियस केसेस है, और उन 1% में से जो डेथ रेशियो है, जो डेथ परसेंटेज है, वो 2% है। तो डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये वेरिएंट जो है इसकी सिवियरिटी तो ज़्यादा नहीं है पर कंटेजियस है, इसलिए एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और फिर ये भी कि वायरस बहुत ही तेज़ी से म्यूटेट हो रहा है। कोविड वायरस बहुत ही तेज़ी से म्यूटेट हो रहा है। दीगर जो आज तक हमने वायरसेस देखे हैं उससे कई ज़्यादा तेज़ी से इसके वेरिएंट सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में इसको प्रेडिक्ट कर पाना या कुछ भी कह पाना श्योरिटी के साथ 100% श्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी कोविड कोरोना वायरस को लेकर के जांच जारी है, रिसर्च जारी है। इस वजह से फॉर श्योर कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है एक्सपर्ट्स के लिए भी। लेकिन तैयारियां की जा रही हैं, पूरे मुल्क में ही मॉक ड्रिल्स जारी हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल जम्मू के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय रैना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस्तकबाल है आपका रैना साहब। ये बता दें कि मॉक ड्रिल के हवाले से जो तमाम पूरे मुल्क में ही हर जगह हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल हो रहे हैं, इन मॉक ड्रिल्स के हवाले से आपका क्या कहना है? आज जो हालात है उस हिसाब से तो जो हमारे को अलर्ट किया जा रहा है, इनफैक्ट सारे सिस्टम को अलर्ट किया जा रहा है रिगार्डिंग जो नया वेरिएंट आया है इसका वायरस का, तो वी हैव टू बी अलर्ट। उसी हिसाब से हमें डायरेक्शन दी थी कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स जहां हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं तो उनको मॉनिटर, ताकि उनके एक तैयारी देख सके कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उस जगह पहुंचे जहां हमें प्रॉब्लम आ जाए। लास्ट टाइम हमने देखा, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस जो है पिछले 2 कोविड जो 2-3 पीक्स आए हैं उसमें जो हमने देखा था वो हम दोबारा कहीं रिपीट ना कर सके, इसलिए हमने आज हम सब हॉस्पिटल्स ने, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स ने एक मॉक ड्रिल किया और हमने अपनी प्योरिटी देखी और अपने आउट जो हमारे यूजर एंड पर हमारा इसका परसेंटेज है वो भी देखा। सो वी आर रेडी विद दैट, वी आर रेडी विद दैट। ये बता दें कि अगर हम इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करते हैं, BF7 जो है, कितना कंटेजियस है और कितना, क्या इससे डरने की ज़रूरत है? देखिए, पैनिक होने की तो जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी झेल चुके हैं 2-3 मतलब हमारे कोविड्स को हम देख चुके हैं कि इसमें हम अपने आप को और सिस्टम और सोसाइटी को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमें इसमें वही मूल मंत्र है, जैसे वो 2 गज की दूरी है, अपना मास्क लगाना है, और अपना हमारे पास एक एडिड एडवांटेज है कि हम लोग इम्यूनाइज्ड है। तो अगर हम इम्यूनाइज्ड है और अपना आपको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सोसाइटी का जो डिस्टेंस रखे और अपना मॉपिंग, और जहाँ पर हम बड़े बड़े मॉल्स हैं थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें मॉल्स जाना या हॉस्पिटल का अननेसेसरी जाना, जब जरूरत हो उसी टाइम जाइए और वहाँ पर थोड़ा सा अपना जो प्रोटोकॉल अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अपनाएं, तो उससे हम लोग इससे बच सकते हैं। जी, ये बता दें डॉक्टर कि अभी जो कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं उनकी सिवियरिटी कैसी है? क्या जो पहले हम देखते थे कि जब कोविड केसेस सामने आते थे तो अनप्रेडिक्टेबल था काफ़ी ज़्यादा, और किस पेशेंट पे किस तरह का असर करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता था? बिल्कुल मैम, इस टाइम पर ऐसे केसेस तो अभी हमारे पास बाय ग्रेस ऑफ गॉड अभी जम्मू में कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ कोविड का नया केस, बट जो भी ये केस जो हम सुन रहे हैं कि ये उस लेवल का
इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मे बी देयर आर रीजंस कि हम लोग ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हैं और वैक्सीनेटेड है। दूसरी बात ये कि क्योंकि हम लोग, हमारी हर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट हो चुकी है पूरे सिस्टम में, सोसाइटी में, तो उस वजह से इतना कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये उस हद तक, अगर उस हद तक जाएगा। अब हमारे पास वेंटिलेटर फैसिलिटीज भी हैं, दवाइयाँ सारी हैं, एंड नाउ इसको हम ऑलरेडी काफी हद तक समझ भी जा चुके हैं किस लेवल का हमें ट्रीटमेंट चाहिए, किस लेवल के इसको लॉजिस्टिक्स चाहिए। वो हम सब हॉस्पिटल में वी आर ऑल रेडी विद दिस। अब अगर डॉक्टर BF7 वेरिएंट के केसेस आते हैं, ऐसे में क्या उनका ट्रीटमेंट पहले के ट्रीटमेंट से कुछ अलग होगा? मैं नहीं समझता हूँ कुछ अलग होगा, बेसिक ट्रीटमेंट तो सेम रहेगा। हाँ, अगर ऐसा हमने कोई सीवियर ज्यादा हुआ then we might have to put everyone on this। हमें सबको, मतलब उसके हालात के हिसाब से, पेशेंट का इंडिविजुअल इम्यूनिटी कैसी होगी उस हिसाब से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह के पहले के फेजेस में या दूसरे वेरिएंट्स में ये माना जा रहा था कि जो लोग जिनको ऑलरेडी कोई इश्यूज है या उनकी इम्यूनिटी वीक है या कैंसर के पेशेंट्स है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स है, उनको मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। क्या ऐसी कोई अभी स्टडी सामने आई है जिससे ये पता चल पाया कि ये नया वेरिएंट इन पेशेंट्स पे क्या असर करता है? मैम, जैसे आप बता रहे हैं, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है ऑलरेडी, जिनको HIV हो या ट्यूबरकुलोसिस हो या डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, कोमोर्बिड से हो, उनके लिए तो ऑलरेडी हर कोई बीमारी ज्यादा, हाँ, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, उनको ज्यादा अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक इतना कुछ सामने नहीं आया है, मगर जहां तक हमने स्टडी किया है कि हाँ, जो पुराना वेरिएंट था, जो था डेल्टा वाला, दैट वाज मोर सीवियर। इतना इस वाले वेरिएंट में इतना सीरियस होने की, इतना घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल डॉक्टर, क्योंकि पहले भी फेजेस में हमने देखा कि लोग ये कोशिश कर रहे थे कि होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल किया जाए, और ख़ास तौर से अभी क्योंकि विंटर चल रहा है, सर्दी का मौसम है, ऐसे में जो ऑलरेडी परेशानियां लोगों को होती है रेस्पिरेटरी डिजीज़ के हवाले से, तो क्या कुछ एहतियात लोगों को बरतना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट मैं चाहूंगा कि लोग घरों से ज्यादा बाहर ना निकले, जब निकले तो जब जरूरत हो तभी निकले। सबसे बड़ी बात, सर्दी तो है ही है, COPD, इसमें ज्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत होते रहते हैं। सो वो चीजें अवॉइड तो करनी है कि हम गलत, मतलब एक तो ठंडा जो चीजें हैं जिससे आप बीमार हो सके वैसा ना खाइए, और दूसरी बात आप ये करें कि आप जो जहाँ पर ज्यादा लोग हैं वहां पर न जाइए, और अपने आप को, जो मैंने वही बात रिपीट करूंगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर आपका कोई इम्यूनाइजेशन मिस हो गया हो, वैक्सीनेशन मिस हो गया हो, तो उसको पूरा करें, अपना कोर्स पूरा करें और अपना बचाव करें। डॉक्टर, बूस्टर डोज लगाना कितना जरूरी है, और खासतौर से अब? बहुत जरूरी है मैम, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी तभी पूरी होती है जब बूस्टर डोज आपका होगा। उसके बाद ही आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि आप लोग बचे हैं इस वायरस से, कोविड का कोई पता नहीं कब कैसे रूप में आए। फिलहाल जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, तो वी आर लकी कि हमारे इंडियन जो सिस्टम है, जो हमारे वैक्सीन लगे हैं, वो इतने स्ट्रांग है, वो इतने अच्छे हैं कि उससे हमारे को काफी वेरिएंट्स तक को बचाने का शक्ति है। डॉक्टर, जब वैक्सीनेशन सामने आया भी था और लोगों से अपील की जा रही थी कि दोनों डोजेस लिए जाएं, उस वक्त भी कई तरह के र्यूमर्स जो है फैल रहे थे वैक्सीनेशन के हवाले से, और इस वजह से जो कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं लिए वो कतराए, क्योंकि कई तरह के र्यूमर्स फैल रहे थे, और बूस्टर डोज की परसेंटेज जिन लोगों ने लिए है वो भी कम है। तो उनको क्या कहा जाए इस वैक्सीनेशन के हवाले से कि कितना ज़रूरी है, किस तरह से उनको समझाया जाए कि र्यूमर्स पर ध्यान न दें? मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि लोगों को, जिन्होंने अभी तक नहीं लगाए हैं या जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाए हैं, दे शुड गो टू द जो नियरेस्ट, जो आपके स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहां जाके अपना जरूर लगाए, क्योंकि ये लगाने से ही हम बचे हैं। जो थर्ड वेव आया उसमें हमारी जो मोर्टेलिटी बहुत कम थी, उसमें हॉस्पिटल जो लोग एडमिट हुए थे, एडमिशन रेट काफी कम थी। अभी भी हम बचे हुए हैं, काफी हद तक बचे हुए हैं, बिकॉज हम समझते हैं, जो हम मेडिकल वाले लोग, जो हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी, हम समझते हैं कि जो ये वैक्सीन हुए हैं, इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया आर सेव्ड। डॉक्टर, एक दो रूमर्स पर मैं आपसे क्लैरिटी चाहूँगी ताकि लोगों के जहनों से जो ये बात है वो क्लियर हो जाए। एक तो ये कहा जा रहा था कि ये वैक्सीनेशन से, क्योंकि उसके बाद जो है हमने देखा कि हार्ट अटैक केसेस जो है वो तेज़ी से सामने आए, तो एक डर जो लोगों में ये बैठा कि क्या
वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक के केसेस में रेज हुआ, क्या कोई कनेक्शन है? दूसरा ये जो एक रूमर बहुत ज़्यादा फैला कि वैक्सीनेशंस लड़कियों को ख़ास तौर से नहीं लगाना चाहिए क्योंकि लड़कियों में गायनाकोलॉजिस्ट के प्रॉब्लम्स है, जो गायनी प्रॉब्लम्स हैं उनके, वो बढ़ जाते हैं। तो इन दो ख़ास तौर से रूमर्स के हवाले से आपसे क्लैरिटी चाहेंगे। मैम बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसे कोई हमारे पास थ्योरी नहीं आई है या कोई स्टडी नहीं हुई है जिसमें ऐसी बात है। इससे दिस इज ए नॉर्मल वैक्सीनेशन जो हम नॉर्मल बच्चों को लगाते हैं। अब ये हमारे एक वायरस आ गया तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जहाँ फीमेल्स के वो एक गायनिक इश्यूज डेवलप हो जाए और ताकि वो उसको आगे जाके कोई इशू बने, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, ना कोई हार्ट अटैक का केस आया है, कोई सामने ना आए। जो रूटीन में हम लोग फॉलो करते हैं वो अगर पहले हमारी नजर उन पे नहीं थी, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में विंटर टाइम में हार्ट अटैक्स के केस ज्यादा आते हैं, दिस इज नेचुरल प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस। अब उसको साथ रिलेट करना कोविड के साथ, वो तो बेवकूफी मैं समझ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। और गायनी केसेस स्पेशली मैं एश्योर यू फ्रॉम मेडिकल कि ऐसा ना कोई स्टडी अवेलेबल है, ना कोई मैंने सुना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग कि गायनिक इश्यूज डेवलप आफ्टर वैक्सीनेशन और हार्ट अटैक। देयर इज नो कोरिलेशन एट ऑल। सबको चाहिए कि अपना वैक्सीनेशन करे, अपने आप को बचाए, सोसाइटी और फैमिली को बचाए। बिल्कुल। तो कोई भी गायनेकोलॉजिकल इशू या फिर हार्ट अटैक रिलेटेड डिजीज़, इनका वैक्सीनेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। डॉक्टर, ये भी आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि जब एक नॉर्म सा बन गया कि सर्दी ज़ुकाम हो गया, तो जो उस टाइम फर्स्ट सेकंड फेजेस में, वेव्स में जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन्स थी, तो लोग फिर उसके बाद जब कुछ भी सिम्टम्स लगने लगे तो वो मेडिसिन्स खुद से लेना शुरू किया गया। जैसे एज़ाइथ्रोमाइसिन हुआ या दीगर दवाइयाँ हुई, तो लोगों ने खुद को मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब करना शुरू कर दिया। ये किस हद तक सही है? क्या अभी भी जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या उनको ये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। और द काउंटर जो भी मेडिसिन मिलते हैं और जो आजकल गूगल एप्लीकेशंस यूज करते हैं, गूगल में दवाइयां देख के लेते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग। डॉक्टर से प्रिस्क्राइब, क्योंकि हर इंसान का अपनी अलग से एक प्रोफाइल होता है। कभी कोई एलर्जी होती है, कोई डॉक्टर ही समझ सकता है कि किसको कितना क्वांटिटी में कब देना, कब शुरू करना है। हर इंसान को एक जैसी दवाइयां नहीं लगती, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमें चाहिए, सर किसी को चाहिए, अगर किसी वजह से वो कोविड पॉजिटिव बनता है, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर से पूरा प्रिस्क्रिप्शन लेके उसको फॉलो करे, यही उसके लिए अच्छा है, उसी के लिए साथ है, उसकी फैमिली के लिए भी, उसकी सोसाइटी के लिए भी। सेल्फ मेडिकेशन इज नेवर गुड, ये तो कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कोई ऐसी गलत दवा खा ले तो आप किसी हादसे का शिकार बन सकते हैं। सो आई डोंट ऐसा एडवाइस तो सजेस्ट कर ही नहीं सकते हम। जी बिल्कुल। तो खुद से प्रेस्क्राइब दवाइयाँ करना काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही ये किया जाना चाहिए। डॉक्टर विजय रायना साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का देश में जारी मॉक ड्रिल्स पर क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। दुनिया में जिस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था
देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला अस्पताल सांबा में कोरोना से बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया गया। कोरोना से निपटने के लिए देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल की जा रही है अलग अलग हॉस्पिटल में। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला हॉस्पिटल सांबा में, और सांबा में भी कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। किस तरह पेशेंट को रेस्क्यू करना है और किस तरह यहाँ पर पहुँच के पेशेंट की सिचुएशन को देखना है और किस तरह उसको ट्रीटमेंट देना, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर मॉक ड्रिल को अमली जामा पहनाया जा रहा है। और इसी तरह अगर हम बात करें जिले के जितने भी हॉस्पिटल हैं, वहीं सभी हॉस्पिटल में इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है। और लगातार मॉक ड्रिल करके जो इंतजाम किए गए हैं, कोरोना से बचाव हेतु इंतजाम किए गए, उन इंतजाम को जायज़ा लिए जा रहा है, इंतजाम का जायज़ा लिया जा रहा है। और साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया उसको भी उसकी जानकारी भी ली जा रही है। और उसके साथ साथ पेशेंट को किस तरह टैकल किया जाए उससे की बात कीजिए। हमारे साथ यहाँ मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह मॉक ड्रिल को अमली जामा पहनाया गया और क्या क्या कुछ देखे गए इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाले से? सर, सबसे पहले तो जो हमारे लॉजिस्टिक का उनकी हमने जहाँ जांच की वो उनकी फंक्शनैलिटी सब हमने देखी। उसके बाद जो हमारी जो अप्रोच रहेगी, जहाँ जैसे कोई पॉजिटिव होता है, फॉर एग्जांपल उसको एम्बुलेंस यहाँ पे शिफ्ट करती है, वो कैसे आएगी यहाँ पे, या किसी को हमने घर से शिफ्ट करना है तो कैसे आएगी। उसमें जो पीपी किट्स पहले डालनी होती है उसकी डोनिंग की द्वारा हमने रिफ़्रेश किया इनको कि डोनिंग कैसे करनी है, तो डाफिंग कैसे करनी है जो बाद में उतारते हैं। पेशेंट कैसे हमारे अंदर आएगा ट्रायाज एरिया में, जो हमारा ये ट्रायाज एरिया है, इस पे जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं इसको ये यहाँ पे देखेंगे कि पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है या खाली ऑक्सीजन की ज़रूरत है या ऐसे ही आइसोलेशन की ज़रूरत है।
तो उस पर हमने ये सारी आज एक्टिविटी की है। तो जो हमारी इक्विपमेंट हैं हम उनकी भी हमने जांच की कि वो उनकी फंक्शनलिटी कैसे है। तो ये जो ऑक्सीजन प्लांट है हमारा उसकी भी हमने जांच की कि वो उसकी प्योरिटी कैसी है और उसका वार प्रेशर कैसा है। इस पे हम सब आज ये कर रहे हैं। कितनी वार्ड्स बनाई गई है अगर जिला हॉस्पिटल में बात करें तो यहाँ पे जो हमारी ये फैसिलिटी है ये 100 बेडेड फैसिलिटी है। तो हमारे पास 11 के आसपास हमारे पास वेंटिलेटर हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर हैं 70 के करीब। हमारे पास सिलेंडर हैं, डी टाइप के सिलेंडर हैं। हमारे पास 20 टाइप के सिलेंडर हैं जो बैकअप के लिए। तो और इसके अलावा जो मेडिसिन है उनकी भी हमने जहाँ जांच की है। जो ज़रूरतमंद जो ज़रूरी मेडिसिन है वो सारी हमारे पास अवेलेबल है। लगभग कितने पेशेंट एट अ टाइम अगर हम बात करें जिला अस्पताल में आप रख सकते हैं? अगर तो ये इसको अगर कोविड में बाद में अगर खुदा न खास्ता ऐसी हालत हो तो इसमें जो हमारे ऑक्सीजन पॉइंट सारे बेड के साथ ऑक्सीजन मैनिफोल्ड लगा हुआ है जो कनेक्टेड है। हमारा जो मेन ऑक्सीजन प्लांट है उसके साथ वो कनेक्टेड है। तो 100 बेडेड ये फैसिलिटी है। तो सबके साथ ये ऑक्सीजन के पॉइंट्स इंस्टॉल्ड है। शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा मॉक ड्रिल में किस तरह की एक्टिविटी की गई है और क्या? अच्छा सर, पेशेंट हमारा ऐसी कंडीशन में आता है कि उसको ऑक्सीजन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। जो अगर 90 से नीचे ऑक्सीजन चल जाए तो हम इसको नॉर्मल ऑक्सीजन लगाते हैं और 85 के आसपास हो जाए तो हम इसको कंसनट्रेटर लगा सकते हैं जहाँ हाई फ्लो मशीन लगा सकते हैं। तो इस वजह से पेशेंट को हम जान बचा सकते हैं। तो पेशेंट ऐसी कंडीशन में आता है कि उसको ऑक्सीजन की बड़ी ज़रूरत होती है। हमारा मेन मोटिव रहता है कि पेशेंट को बचाएं और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करें प्रॉपर 100% करके बचा ले पेशेंट को। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर और ये आपको बताते चलें कि किस तरह अमली जामा पहनाया जाएगा इस चीज़ को अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं और किस तरह उनको टैकल किया जाएगा और पेशेंट को किस तरह लाया जाएगा। और ठीक हम उसी वार्ड में मौजूद हैं सांबा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे वो गैस प्लांट है उसको उसकी प्योरिटी को लेके भी चेक किया गया और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेक किया गया। साथ ही साथ पेशेंट को लाया गया और किस तरह एम्बुलेंस उसको लेके आएगी और किस तरह वार्ड तक पहुंचाएगी उसके ऊपर आज मॉक ड्रिल की गई। और बात करें अगर सांबा जिले की तो सांबा जिले में जितने भी हॉस्पिटल हैं सभी में ये मॉक ड्रिल जारी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। जम्मू कश्मीर में आज भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा हुई। होटल ताज विवांता श्रीनगर में पार्टी के लीडरान की बैठक हुई। जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट वक़ार रसूल वानी के साथ साथ जेए मीर भी चर्चा में मौजूद रहे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने प्रेस को ब्रीफ देते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पर जम्मू कश्मीर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि एलजी ने हर किस्म के ताउन की पेशकश की है। साथ ही उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और तारिगामी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे। Entire country is looking forward for the Jammu Kashmir Bharat Jodo Yatra program. On behalf of AICC, I'm really congratulating the leaders of Jammu and Kashmir for the wonderful arrangement preparations. Coming days, I think from booth to top level, every Congress worker will be in the field to make it as a grand success. Yesterday, we had a meeting with Lieutenant Governor Manoj Sinha ji. I think it was a very good meeting. He offered all sort of cooperation on this yatra. And what about the participation of leaders? That certainly, I am very much happy to say that Farooq Abdullah ji, Omar Abdullah ji, Mahbooba Mufti ji, all are very big. Tarigami ji, all are ready to join this yatra. That is one of the happiest moment for all of us. All the leaders of Jammu Kashmir will be joining in this yatra. पहलगाम में बीती रात जबरदस्त बर्फबारी हुई। न्यूज़ 18 की एक एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रात की बर्फबारी ने पहलगाम में एक खूबसूरत नज़ारा बना दिया। वहीं सयाह बर्फबारी में झूमते और बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। इस इलाके के लोग भी इस बर्फबारी को लेकर काफी खुश हैं। चले कला कश्मीर में फिर एक बार बहरबां हुआ और जो सयाहती मकाम पहलगाम है वहां पर कल शाम जो भारी बर्फबारी हुई है उसका मजा लुटने के लिए जो टूरिस्ट्स है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर आए हैं
और विजुअल्स में देखा जा सकता है कि किस तरह से ये टूरिस्ट जो है एंजॉय कर रहे हैं और किस तरह से एक वाइट ब्लैंकेट ओढ़े हुए ये पहलगाम की वादी है। और जो यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनमें काफ़ी खुशी का माहौल है और उनका यही कहना है कि ये जो बर्फबारी हुई है इससे काफ़ी जो फ़ायदा है वो टूरिज्म इंडस्ट्री को मिल सकता है। और दूसरी ओर जो यहाँ पर टूरिस्ट मौजूद है उनका भी यही कहना है कि वो लोग काफ़ी खुशकिस्मत है कि उन्हें कश्मीर की बर्फबारी से सामना हुआ। और हम आपको बता दें कि आज जो मौसम है वो फिर एक बार जो है ठीक हो गया। इस बर्फबारी के बाद सुबह सुबह जो है वो धूप निकल आई है और पूरा जो पहलगाम है वो इस वक्त वहां पर सूरज निकल आया है। और विजुअल्स में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से ये पहलगाम की सब्ज वादी इस वक्त सफ़ेद हो गई है और कितना खूबसूरत और दिलकश मंजर बयां कर रही है। हालांकि इस वक्त जो टेम्परेचर है वो प्लस में है, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर है, लेकिन रात के दौरान यहाँ का टेम्परेचर जो है वो माइनस चला जाता है, जिसकी वजह से सर्दी की शदीद लहर पैदा हो गई है और लोगों को उस हवाले से मुश्किलात भी है। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। न्यूज़ नेटवर्क